एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज व विकास के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो रिवीजन की क्लास हमने शुरू की है उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हमने 50 बेहतरीन एमसीक्यूज़ को रिवाइज किया था ग्राम समाज में विकास के, तथा पार्ट 2 में हम फिर से 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का रिविजन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 2005 को। ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आपकी प्रारंभ कब की गई थी, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही जाएगा। 1999 से लेके 2000 वर्ष 1999 और 2000 के मध्य जो है आपकी यह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंसर हाईलाइट किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जो शुरुआत है वर्ष 1999 से 2000 के मध्य की गई थी। तो दोनों का आंसर पहले का डी हो जाएगा और दूसरे का आपका ए था। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 मीटर में कितना इंच होता है, आपसे पूछा जा रहा है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 1 मीटर में आपका कितना इंच होता है, तो 39.4 इंच आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही है। चकबंदी किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो चकबंदी हम किसे कहते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खेतों को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने एवं संचयित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम चकबंदी के नाम से जानते हैं। यानी कि खेती जो है अलग अलग जो टुकड़ों में विभक्त हो चुकी है उसको एक जगह पर संचयित करने, इसके अलावा खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं चकबंदी। यानी कि ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आप रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो पहले का आंसर आपका है 39.4 इंच हो जाएगा 1 मीटर में। और चकबंदी हम किससे कहते हैं, तो खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने एवं संचयित करने की प्रक्रिया को हम चकबंदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सर्वेक्षण कला हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही है। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की जो कला होती है उसको हम सर्वेक्षण कला के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र द्वारा स्वजलधारा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा स्वजलधारा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, आपको बताना है। राइट आंसर इसका फटाक से आप दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वजलधारा कार्यक्रम की जो शुरुआत है 2002 में की गई थी। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2002 में स्वजलधारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दोनों प्रश्नों का आंसर हाईलाइट किया गया है। पहले का था आपका सर्वेक्षण कला और दूसरे का था आपका वर्ष 2002। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत किस गांव से हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो आदर्श सेवा ग्राम योजना की जो शुरुआत है किस गांव से हुई थी, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस योजना की जो शुरुआत है आदर्श सेवा ग्राम योजना, इसकी शुरुआत श्री सुंदरम गांव से हुई थी। यह मद्रास के निकट एक गांव था। यहीं से जो है इस योजना को सर्वप्रथम बार शुरू किया गया था। बहुत पहले यह योजना शुरू की गई थी। चलिए इसको बताइए कि जो आदर्श सेवा ग्राम योजना है यह किसके द्वारा शुरू की गई थी, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, इसका फटाक से आपको जवाब देना है।
तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1973 में। ऑप्शन आप ए याद कर लीजिएगा, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1973 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूमि की पैमाइश यानी कि नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भूमि की पैमाइश यानी कि उसके नाप का जो कार्य है यह किया जाता है किसके द्वारा, तो राजस्व विभाग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्व विभाग। वर्तमान में जो है भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा, तो यह मिलेगा आपको बल्लभगढ़ आपको मिलेगा हरियाणा में। यहीं पे जो है भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका डी है इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया यहाँ पे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एकदम एग्जैक्ट ऑफिशियल वेबसाइट को आप खोलिएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी है ये काम आपको करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा, पंचायती राज विभाग की उत्तर प्रदेश की जो पंचायती राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाइएगा। उस वेबसाइट पे जो ऑफिशियल डेटा लिखा होगा उसी को आप फॉलो करिएगा। तो उस वेबसाइट के डेटा के अनुसार ही इसका आपको जवाब देना है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग इसका जवाब दिया गया है। तो आपको फॉलो क्या करना है, आपको फॉलो करना है उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को। उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा कुल ग्राम पंचायतों की संख्या। तो यह काम आप जरूर करिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है। तो वर्तमान में हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गिरिराज सिंह हमारे वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने अपलोड भी किया हुआ है, तो इसी तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ग्राम पंचायतों की जो है वर्तमान में संख्या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई गई है 58,189। लेटेस्ट में भी यही है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार जो है ग्राम पंचायतों की यहाँ पे संख्या बताई गई है 58,189। तो ऑफिशियल वेबसाइट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुँच गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो 2001 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात था 898 और 2011 में यह बढ़कर कितना हो गया, तो 2011 में यह बढ़कर हो गया था 912, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस शहर में है उत्तर प्रदेश के, तो जौनपुर में जो है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात है, कितना है, तो यह है आपका 1024। जौनपुर में जो है आपका 1024 सर्वाधिक लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा। वहीं सबसे जो न्यूनतम सबसे कम जो लिंगानुपात है आपको मिलेगा गौतम बुद्ध नगर में 851 है। टोटल लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का कितना, तो 851 है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर में। तो ये डेटा आपको याद रखना है। और 2011 के सेंसस के अनुसार 912 लिंगानुपात है किसका, तो उत्तर प्रदेश का। 2011 के सेंसस का डेटा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। तो जमाबंदी से क्या मतलब होता है, भू अधिकारों का प्रलेख। जमाबंदी होता है आपका भू अधिकारों का जो है प्रलेख होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, आपसे पूछा जा रहा है। मध्य भारत में 1 बीघा जो होता है वह कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो मध्य भारत में जो है 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, तो मध्य भारत में जो है आपका 1 बीघा होता है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है मध्य भारत में 1 बीघा, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला
प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए सदस्य कितने होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं। तो जब यह प्रश्न आपका 2015 के चकबंदी लेखपाल परीक्षा में पूछा गया था तो उस समय पंचों की जो संख्या थी वह 7 से 17 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान डेटा की अगर हम बात करें तो वर्तमान में पंचों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 9 और 15 हो गई, 9 से 15 हो गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, वर्तमान में पंचों की कुल संख्या 9 से 15 हो गई है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में डेटा पूछा जा सकता है। तो वर्तमान कंडीशन की अगर हम बात करें तो 9 से लेके 15 हो गई है किसकी संख्या, तो एक ग्राम में ग्राम वार्ड से चुने हुए जो पंच होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनकी संख्या आपकी हो गई है 9 से 15। तो ये डेटा आपको याद रखना है, भूलना नहीं, एकदम ये रिसेंट में यह चेंज किया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो 9 से 15 इसका वर्तमान में आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक यानी कि मीटिंग होनी चाहिए, तो यह होनी चाहिए आपकी 2, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, न्यूनतम 2 बैठक तो होनी ही चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात आपका कितना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 75:25 यानी कि 75:25 का जो है अनुपात, यानी कि 75% आपकी खर्च करती है केंद्र सरकार और 25% आपकी राज्य सरकारें खर्च करती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का जो आकलन है किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। बच्चों में न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आधार पर किया जाना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक आधार पर। आप याद कर लीजिएगा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का जो आकलन है किस आवृत्ति पर होना चाहिए, तो अर्धवार्षिक आधार पर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है, तो आइए देख लेते हैं। तो 20 बिस्वा आपका 1 बीघा के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। 1 बीघा में आपका 55 × 55 वर्ग गज होता है, बिल्कुल सही है। 20 कचवांशी आपका 1 बिस्वांशी के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन 20 बिस्वांशी में आपका 10 बिस्वा नहीं होता, ये आपका डी वाला जो है गलत दिया गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपका जो 20 बिस्वांशी होता है आपका 1 बिस्वा के बराबर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न आपके सामने है दिया गया, उजाला योजना कब शुरू की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे उजाला योजना की बात हो रही है, आप उज्ज्वला योजना मत पढ़ लीजिएगा। बहुत लोग उजाला को उज्ज्वला पढ़ लेते हैं और कमेंट बॉक्स में बताने लगते हैं कि इसका आंसर आपने गलत बताया है। तो उजाला योजना कब शुरू की गई थी, तो 1 मई 2015 को, आप याद कर लीजिएगा, 1 मई 2015 को आपकी उजाला योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उजाला योजना जो है आपकी 1 मई 2015 को शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उजाला का पूरा नाम होता है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, यानी कि उजाला यह भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। यह योजना बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 1 मई 2015 को आपकी उजाला योजना शुरू की गई थी। इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा, उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन कब शुरू किया गया था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन आपका शुरू किया गया था वर्ष 2016 में। तो ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2016 में आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूप से सुदृढ़ क्षेत्रों में रूपांतरित करना था इसका उद्देश्य। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 21 फरवरी 2016 को यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा कहाँ पर अवस्थित आपसे पूछा जा रहा है। तो राजस्व परिषद की दो शाखाएं हैं, एक आपका प्रशासनिक शाखा है और एक आपकी न्यायिक शाखा है, जिनमें से प्रशासनिक शाखा का मुख्यालय आपको मिलेगा लखनऊ में और न्यायिक शाखा जो आपके प्रश्न में पूछी गई है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा प्रयागराज में। ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे दिया गया 100% सही हो जाएगा। राजस्व परिषद की जो न्यायिक शाखा है वह अवस्थित है आपकी प्रयागराज में। इसके बाद एक चीज़ आप याद रखिएगा, राजस्व परिषद के जो प्रशासनिक कार्य थे और जो उसके न्यायिक कार्य थे इनको अलग अलग कब कर दिया गया था। तो राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था 1947-48 के दौरान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में 1831 वर्ष में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राजस्व परिषद की जो स्थापना थी यह इलाहाबाद में की गई थी, वर्ष था आपका 1831 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो आपका राजस्व परिषद होता है यह राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, राजस्व प्रशासन का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट विभाग होता है वो होता है राजस्व परिषद, जिसकी स्थापना इलाहाबाद में 1831 ईस्वी में की गई थी सर्वप्रथम बार। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद की संरचना के संदर्भ में कौन सा इसमें से कथन सही दिया गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो राजस्व परिषद की संरचना में आपका एक अध्यक्ष मिलेगा, इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसमें 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, और इसमें 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, यानी कि तीनों यहाँ पे जो दिया गया है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद की संरचना के संबंध में ये तीनों कथन आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। प्रशासनिक जो है आपका प्रशासनिक कार्यों का जो कार्यालय है आपको मिलेगा, राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का कार्यालय आपको मिलेगा लखनऊ में, और न्यायिक शाखा जो इसकी है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पर। तो न्यायिक शाखा का मुख्यालय आपको मिलेगा, मैंने आपको भी बताया था, प्रयागराज में। तो ये दोनों आपको याद रखना है, यानी कि तीनों कथन आपके बिल्कुल सही दिए गए थे। भारत में रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित आपसे पूछा जा रहा है। तो रजत क्रांति का संबंध किससे, तो अंडा और चिकन उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही है, अंडा और चिकन उत्पादन से। अगला प्रश्न है, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्र में स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं। यानी कि कौन सा इसमें से मॉडल है जो शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए, यानी कि मिनी बात है ग्रामीण क्षेत्र में शहरी मॉडल स्थापित करने के लिए इसमें से कौन सा जो है प्रावधान किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो गाँव में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है एक मॉडल तैयार किया गया था, इसका नाम था पूरा। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही है। जो पूरा मॉडल था यह जो शहरी सुविधाएं थी उनको गाँव तक पहुँचाने के लिए शुरू किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। आइए पूरा के बारे में पूरे डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज, इसके पूरा नाम में ही इसकी पूरे स्कीम की खासियत पता चल जा रही है कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज, यानी कि जो शहरी सुविधाओं का प्रावधान है उनको रूरल एरिया तक लाना, इसका पूरा नाम में ही इसकी सुविधाएं पता चल जा रही है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है पूरा योजना का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो है पूरा को पूर्व हमारे जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा, इनके द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में यह पूछा जा सकता है मॉडल। अगला प्रश्न आपके सामने है, ट्राइसेम कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। तो ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है आपका ट्राइसेम कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगस्त 1979 में ट्राइसेम योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ की गई थी,
1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ट्राइसम की शुरुआत की गई, जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया गया। यानी कि 1979 में जो आपका ट्राइसम कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसको 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा ट्राइसम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जो है इसका उद्देश्य था ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, यानी कि ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी? तो इसमें से अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी। जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा योजना आपकी प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना आपकी जो है 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। जीवन ज्योति बीमा योजना आपकी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना आपकी 9 मई 2015 को नहीं शुरू की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इन तीनों योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी। इनमें से 2 योजनाओं में काफ़ी चेंजेस किए गए इनके, जीवन ज्योति बीमा योजना और इसके वाला जीवन सुरक्षा योजना, इनमें जो है इनके प्रीमियम की राशि में कुछ बदलाव किया गया है। तो इस बदलाव को भी हम देखेंगे। तो ये 2 योजनाएं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्योंकि इनमें रिसेंट में चेंज किया गया है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? अटल पेंशन योजना की। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 को की गई थी। PFRDA द्वारा इसका संचालन होता है। 18 से 40 वर्ष के लोग जो हैं इसके पात्र हैं और असंगठित क्षेत्र वालों के लिए तथा असंगठित क्षेत्र वालों के लिए जो ये योजना, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए जो है अटल पेंशन योजना को शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जो है 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अगर हम बात करें तो इसके पात्र में आपको मिलेंगे 18 से 50 वर्ष के लोग जो इसके पात्र हैं और इसकी परिपक्वता हो जाती है 55 वर्ष में। आप इसे याद कर लीजिएगा, 55 वर्ष की उम्र में यह योजना जो है आपकी मैच्योर हो जाती है। यानी कि आप अगर 55 साल की उम्र पार कर लेते हैं तो जो इस योजना के लाभ हैं आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही परिपक्वता का मतलब ये होता है कि मैच्योरिटी इस योजना की हो जाती है 55 वर्ष में। तथा पहले इसकी प्रीमियम राशि हुआ करती थी 330 रुपये, लेकिन वर्तमान में एकदम लेटेस्ट में हमको लग रहा है कि 31 मई के बाद इसमें अपडेट किया गया है। तो अब इसमें जो है प्रीमियम की राशि आपको देनी पड़ेगी 436 रुपये वार्षिक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 436 रुपये वार्षिक अब इसकी प्रीमियम की राशि हो गई है। 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये कर दी गई है वार्षिक इसकी प्रीमियम राशि। तो ये डेटा आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑटो डेबिट के द्वारा जो है इसमें पैसे काट लिए जाते हैं। किसी भी कारणवश जो है अभिदाता यानी कि जो इस योजना में प्रीमियम की राशि भरता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो जीवन बीमा की जो राशि है 2 लाख रुपये उसके परिवार को दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रावधान है इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। 18 से 70 वर्ष आयु समूह के लोग जो इसके पात्र हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम, पहले यह जो प्रीमियम हुआ करता था 12 रुपये हुआ करता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 20 रुपये वार्षिक कर दिया गया है। तो 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा राशि का भुगतान उसके परिवार को कर दिया जाता है, अभिदाता के परिवार को जो है कर दिया जाता है। अगर दुर्घटना के कारण अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो जो बीमा की राशि है वह उसके परिवार को दे दी जाएगी 2 लाख रुपए की। तो ये डेटा आपको याद रखना है। पहले इसमें जो है प्रीमियम की राशि 12 रुपये हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना था का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को आपका स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया गया था, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आपका वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जनधन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? तो आधिकारिक तौर पर जो आपकी जनधन योजना थी यह प्रारंभ की गई थी 28 अगस्त 2014 को, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 अगस्त 2014 को आधिकारिक तौर पर
प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यहाँ पे शिशु लिंगानुपात यहाँ पे बात हो रही है, शिशुओं की बात यहाँ पे हो रही है। तो शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका हो जाएगा बलरामपुर। यहाँ पे शिशु की बात हो रही है, आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे शिशुओं की बात हो रही है, ना कि ओवरऑल बात हो रही है। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका हो जाएगा बलरामपुर हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम, सबसे कम शिशु लिंगानुपात आपको मिलेगा कहाँ पर, तो बागपत में। तो दोनों आपको याद रखना है। वहीं शिशु लिंगानुपात में आपके आते हैं 0 से लेके 6 वर्ष के उम्र के बच्चे आते हैं, तथा इनका लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 902 है। यानी कि उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार 902 है, तथा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपको मिलेगा बलरामपुर में, और सबसे न्यूनतम मिलेगा, सबसे कम मिलेगा बागपत में। तो ये डेटा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मुस्लिम आबादी वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है। न्यूनतम मुस्लिम आबादी वाला जिला, तो सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से इसका जवाब देने की कोशिश करिए आप। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ललितपुर में न्यूनतम मुस्लिम आबादी आपको देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राजस्व परिषद के लखनऊ कार्यालय के में कितने अनुभाग है। तो राजस्व परिषद का जो लखनऊ कार्यालय, इसमें आपको 19 अनुभाग देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है बिल्कुल सही जाएगा। 19 अनुभाग आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लखनऊ के राजस्व अनुभाग 10 का संबंध किससे, यानी कि राजस्व अनुभाग 10 का संबंध किससे आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लखनऊ का जो राजस्व अनुभाग 10 है, इसका संबंध होता है जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता से, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता से संबंधित होता है राजस्व अनुभाग 10। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन बी आपका दिया गया है, विस्थापितों की सहायता तथा पुनर्वास का कार्य कौन करता है। तो विस्थापितों की सहायता और पुनर्वास का कार्य कौन सा विभाग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व अनुभाग 6। राजस्व अनुभाग 6 का कार्य क्या होता है, विस्थापितों की सहायता और पुनर्वास का कार्य करना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं नए जनपद, नए तहसील, नए मंडल के सृजन संबंधी मामले कौन देखता है, तो आप याद कर लीजिएगा, नए जनपद, आपके जनपद, तहसील और नए मंडल के सृजन संबंधी प्रावधान आपका राजस्व अनुभाग 5 देखता है। तो राजस्व अनुभाग 5 का कार्य क्या होता है, नए मंडल, जनपद, तहसीलों के सृजन संबंधी मामले को देखना। वहीं राजस्व अनुभाग 6 का कार्य होता है विस्थापितों की सहायता तथा पुनर्वास का कार्य देखना, और राजस्व अनुभाग 10 का कार्य होता है जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता से। तो आपको याद रखना है। चकबंदी योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो 1954 में जो है चकबंदी योजना प्रारंभ हुई थी उत्तर प्रदेश में, तथा पूरे उत्तर प्रदेश में 1958 में यह लागू कर दी जाती है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1954 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में यह 1958 में लागू हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृषि वर्ष का प्रारंभ कब से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है, फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो कृषि वर्ष आपका प्रारंभ हो जाता है 1 जुलाई से, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जुलाई से आपका कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। खसरा, खतौनी, नक्शा आदि किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो खसरा, खतौनी, नक्शा वर्तमान में तैयार कौन करता है, तो लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेखपाल के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले का आंसर 1 जुलाई हो जाएगा, और दूसरे का हो जाएगा लेखपाल के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितने आवृत्ति पर होनी चाहिए। तो भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जो जांच पड़ताल है वह दैनिक आधार पर होनी चाहिए, डेली आधार पर होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है।
NREGP का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसका पूरा नाम हो जाएगा NREGP का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं NREGP का पूरा नाम हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। और जो पका हुआ भोजन होता है मिड डे मील के अंतर्गत उसको परोसने व उपभोग में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जो जांच पड़ताल वह दैनिक आधार पर की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो शुभारंभ भैया 2000 वर्ष में किया गया था, वर्ष 2000 में किया गया था, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पर दिया गया, बिल्कुल सही है। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामोदय से भारत उदय की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम की जो शुरुआत है की गई थी आपकी मध्य प्रदेश के महू से, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश के महू से। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो धान में अनुमानतः आपकी भूसी कितनी होती है? तो लगभग अनुमानतः जो है 20% आपके धान में भूसी देखने को मिलेगी, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल सही है। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर कितनी होती है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका 15 किग्रा हो जाएगा, यानी कि चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर होती है 12 से लेकर 15 किग्रा के मध्य, 12 से लेकर 15 किलो के मध्य। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किसान चैनल का प्रारंभ जो है प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा जो उद्घाटन किया गया था 26 मई 2015 को, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है बिल्कुल सही है, 26 मई 2015 को। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? तो यह कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पर दिया गया बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे 26 मई 2015 और पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर दोनों का है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किसे सूर्यास्त कानून यानी कि सनसेट लॉ के नाम से भी जाना जाता है? बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो सनसेट लॉ यानी कि सूर्यास्त कानून हम किसे कहते हैं? तो आपका अस्थायी बंदोबस्त यानी कि जमींदारी जो व्यवस्था थी उसको हम सूर्यास्त कानून यानी कि सनसेट लॉ के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही है। कैप्टन रीड का संबंध किससे था आपसे पूछा जा रहा है। तो कैप्टन रीड का संबंध आपका था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही है। कैप्टन रीड का संबंध था आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। तो इन दोनों के बारे में मैंने पूरी डिटेल वाले वीडियो में बताया हुआ है। भूमि सुधार का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो है इन दोनों के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कितनी होती है? तो शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो आपकी होती है 165 फीट, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 165 फीट कुल लंबाई होती है शाहजहानी जरीब की। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, कैडस्ट्रल सर्वेक्षण में भूमापन किया जाता है किसके द्वारा? तो कैडस्ट्रल सर्वेक्षण में भूमापन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका गंटर जरीब के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। कैडस्ट्रल सर्वेक्षण में जो भूमापन होता है वो गंटर जरीब के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दोबारा से जो है 50 प्रश्नों का रिवीजन कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा रिवीजन वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स।